नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि बीपीएससी ने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उसने बोला है कि 16 दिसंबर को बीपीएससी का मीटिंग है जिसमें बापू सभागार पर, जिसको बापू का इन लोगों ने कब्रगाह बना के रख दिया है, इतना धांधली हुआ है, कदाचार वहाँ पर हुआ है, उसके बारे में ये मीटिंग करेंगे और फैसला लेंगे। पटना के कलेक्टर जो हैं, जो थप्पड़बाज कलेक्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि बापू सभागार बच्चों ने हंगामा किया और एक ही कक्षा का वीडियो जारी किया गया है। एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उसने बताया कि उसके हॉल में पेपर ही नहीं दिया गया, उसका सीसीटीवी जारी नहीं किया है। अगर करना ही था तो सभी सेंटर के सभी कक्षाओं का आपको जारी करना चाहिए था। इस मीटिंग में इस चीज़ पर फैसला होगा कि क्या उसके बारे में एक्शन लिया जाए, और संपूर्ण संभावना है कि पटना का जो सबसे बड़ा सेंटर है, एशिया का जो सबसे बड़ा सेंटर है, जहां पर करीब में मुझे पहले लगा था 6,000 बच्चों का सेंटर हुआ है, लेकिन 12,000 बच्चों का वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर था और उसको हो सकता है कैंसिल किया जाए या उसके किसी पर्टिकुलर विंग का, ब्लॉक का एग्ज़ाम कैंसिल हो। जिस ब्लॉक में हंगामा हुआ था, क्योंकि बहुत ही बड़ा है वो, तो जिस ब्लॉक में हंगामा हुआ था वहाँ का एग्ज़ाम केवल कैंसिल हो, ऐसा भी हो सकता है। और उसके पश्चात से क्या होगा, तो री एग्जामिनेशन एक सेंटर के लिए होगा। एक चीज़ तो तय है, आपको मानकर चलना चाहिए कि ये बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो डिक्टेटरशिप माइंडसेट के इंसान है, एक तानाशाह प्रवृत्ति के इंसान है, जो बच्चों को खुलेआम क्रिमिनल बोलते हैं और बोलते हैं कि क्रिमिनल हैं ये सभी। अपने अधिकारों की मांग करने के लिए गए बच्चों को पहले उन्होंने क्रिमिनल बोला। स्पष्ट बोलना चाहिए, बिल्कुल क्लियर बोलना चाहिए। उन पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति को फंड को लेकर कुछ घोटाले में उनके ऊपर आरोप है। जो बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन है, आरोप है, पता नहीं सही हुआ है कि नहीं। खैर, आज तक कोई आईएएस के ऊपर में कोई आरोप भारत में सही हुआ ही नहीं है, जो भी है। लेकिन क्रिमिनल कौन है उनके लिए, तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोटेस्ट किया किस चीज़ को लेकर, तो अपने अधिकारों को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। उनकी नज़र स्टूडेंट वो गलत हैं जिनको 1 बजे तक पेपर ही नहीं दिया गया था। खैर देखिए, जो भी होगा उसके बारे में आज पता चल जाएगा। बीपीएससी का मीटिंग भी है आज। कुछ भी करना होता है सबसे पहले ज़रूरी होता है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि बीपीएससी के स्टूडेंट पिछलग्गू बनते हैं, पीछे पीछे चलना चाहते किसी टीचर के, किसी के। लीड कीजिए चीज़ों को। स्टूडेंट आंदोलन स्टूडेंट लीड करते हैं। इकट्ठा होइए, यूनाइट रहिए। एजुकेटेड तो हैं ही आप, बस यूनिटी ही तो बनाना है। और एक साथ एक मांग रखिए। बापू सभागार के कुछ बच्चे जो हैं, जिनके साथ ये सब घटनाएं हुई हैं, उनको ये लोग सज़ा देंगे। बाकी जगहों पर हो सकता है एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से हुआ हो, लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं मिलना चाहिए। वो आपके समकक्ष ही हैं। उनको पेपर नहीं दिया गया आधे घंटे 1 घंटे तक। कई सारे ऐसे हॉल के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो उनके साथ ज़रूर खड़ा होइएगा। ये सही रहेगा आप लोगों के लिए। ये बता दिया है मैंने। पढ़ने पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अब साथ में, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन भी होगा आपका कुछ दिनों में। पूरा एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होगा, इतना तो मैं श्योर कर रहा हूं आपको। आज हम लोग क्या क्या बातचीत करेंगे इस वीडियो में, इसमें हम लोग GS1 को आज डिकोड करेंगे। पूरा सिलेबस तो मैंने बताया था, GS1 का सिलेबस मैंने बता दिया था, फिर भी आज थोड़ा सा और बताऊँगा। और GS1 का ट्रेंड देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन का ट्रेंड देखेंगे पिछले कुछ सालों का, और ट्रेंड के अलावा बुक लिस्ट भी बता दूंगा मैं उसका, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि GS1 का कौन सा भाग, तो हिस्ट्री और कल्चर का जो भाग है, हिस्ट्री और कल्चर का जो भाग है, हिस्ट्री और कल्चर का जो भाग है, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, सिलेबस को डिकोड करेंगे। और 46वीं बीपीएससी से लेकर 69 बीपीएससी तक के आंसर्स को, सवालों को देखेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है, क्या पूछा गया है, और उसके हिसाब से इस बार आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। 13 से 14 ही टॉपिक होंगे जिसको आप पढ़ के जाएंगे। तो हिस्ट्री और कल्चर का जो सेक्शन है उसमें से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, यानी कि आधा पेपर आपका स्कोर कर लिया है आपने। हिस्ट्री कल्चर अच्छे से कर लिया और DI अच्छे से कर लिया, यानी कि आप GS1 में हाईएस्ट स्कोरर में आ जाएंगे। करंट अफेयर भी करना पड़ेगा, लेकिन इतना भी अगर करके आते हैं तो बहुत अच्छा शानदार मार्क्स आप बना सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग टॉपिक को देखते हैं, सिलेबस को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, GS1 के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री और कल्चर के सवाल हैं। हिस्ट्री और कल्चर के सवाल दिखेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा बंधुओं, आप ही के लिए है। पढ़ना भी तो शुरू करना पड़ेगा। आई नो कि आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तानाशाह प्रवृत्ति के लोग बैठ गए इस बार बीपीएससी में, स्पष्ट है ये चीज़, लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है। पहला है संथाल विद्रोह है, बिरसा आंदोलन है, बीरसा लिखा है इन्होंने, बीरसा। दूसरा बिरसा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, रिपीट हो रहा है, सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष नेहरू जी के विचार आ गए, पटना कलम आ गया। 5 टॉपिक हो गया, 5 टॉपिक हो गया।
फिर से गांधी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस में से एक सवाल पूछा गया है। 1857 का विद्रोह, 1858 से 1914 तक बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का वर्णन कीजिए। वेस्टर्न एजुकेशन जो बिहार में आया, आधुनिक एजुकेशन जिसको कहा जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है, आधुनिक एजुकेशन ये नहीं है, इसको कह दिया जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। इससे पहले हमारे भारत में भी अच्छी एजुकेशन प्रणाली थी। आधुनिक का मतलब यहाँ पर पाश्चात्य एजुकेशन से है, जिसका एकमात्र मोटिव था भारत में, क्या था मोटिव, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग चाहिए थे उनको। कलर्कियल एजुकेशन इसको कहा जाता है, कटाक्ष के रूप में क्लर्क बनाना था उनको, और क्लर्क ही हम लोग बनकर रह गए हैं। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा आंदोलन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के सामाजिक आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। याद कीजिए पिछला वीडियो जिसमें मैंने सिलेबस आपको बताया था। मेरा वीडियो डिटेल होता है, गाइडेंस के लिए, कोई व्यू के लिए नहीं बनाता हूँ, वास्तविकता में गाइड करना होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। पिछला जब सिलेबस डिकोड कर रहे थे हम लोग GS1 GS2 का, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया ये जो है, ये बिहार के समाजवादी आंदोलन में, भारत के समाजवादी आंदोलन के रूपरेखा इन्हीं दो लोगों से तय हुई है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। तो डॉक्टर लोहिया के बारे में आपसे मेन से पूछा गया है इससे पहले, तो क्या पूछा जा सकता है? निसंदेह पूछा जा सकता है। हम लोग गलती क्या करते हैं आप लोग, कि भाई नेहरू, गांधी और टैगोर ही पढ़कर जाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का चिंतन आ गया, जो कि BPSC इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो कहाँ से लिखेंगे आप? इसलिए आपको पढ़ना चाहिए इनको। 4 लोगों को पढ़िए। किनको किनको? 4-5 लोगों में गांधी हो गए, नेहरू हो गए, टैगोर हो गए, डॉक्टर लोहिया हो गए और JP हो गए। ये 5 लोग हैं जिनको अगर आप पढ़कर जाते हैं तो 100% सेफ होंगे, आप सुरक्षित होंगे। इस 5 में से एक सवाल लॉन्ग फॉर्मेट में आपका पूछा जाएगा। आप सोचिए, आपको 38 नंबर के लिए कोई बोले कि बेटा ये 5 टॉपिक पढ़ लो, इसमें से एक 38 नंबर श्योर है, आप कभी उसको छोड़कर जाना चाहेंगे? नहीं। तो ये 5 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, बिहार में दलित आंदोलन। ठीक है। अगला है फिर पाल कला आ गया। फिर 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। एंड वर्ड सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगला वीडियो मैं आंसर राइटिंग पर ही बनाऊंगा। आज से मुझे तो न्यूज़पेपर डिस्कशन और डेली करंट भी शुरू करना था, लेकिन माहौल इतना ख़राब है ना, पहली बार इस तरह मैंने देखा है कि BPSC PT के बाद स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं, कदाचार के कारण परेशान हैं। पेपर लीक से भी ज़्यादा उनकी समस्या है कदाचार का। किसी को आधे घंटे लेट से, किसी को 1 घंटे लेट से पेपर मिला है। बापू सभागार में जो है वो तो बहुत डिस्टर्बिंग है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के सब प्रभावित हुए हैं। ये भी सत्य है कि बहुत सारे जगहों पर कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मैक्सिमम जगहों पर शांतिपूर्वक परीक्षा हुआ है। लेकिन जिन जगहों पर हुआ है वो इतना हाईलाइट हो गया है कि स्टूडेंट्स पढ़ने की तरफ ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है, और ये वास्तविकता में सही लग रहा है, कि उनके साथ छलावा हुआ है। ठीक है, खैर देखिए, कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पर, पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक समीक्षा का मतलब होता है कि आपको उसके नकारात्मक पक्ष जो रहे उसके बारे में भी आपको अधिक रूप में लिखना है, डिटेल में लिखना है। सकारात्मक पक्ष को शॉर्ट में लिखना है, और बाद में आपको पूरा जो आंसर है उसको नकारात्मक पक्ष में ही लिखकर, नकारात्मक का मतलब यहाँ पर विपक्ष में पॉइंटों को लिखकर आपको कंप्लीट करना है। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। ये बहुत बार पूछा गया 64वीं BPSC में। 19वीं सदी के ब्रिटिश काल भारत में समुद्र परायिता परांगत के क्या कारण थे? बिहार के संदर्भ में एडवेंचर पद्धति के आलोक में विवेचना कीजिए। ये बड़ा ही एडवेंचर पद्धति के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने, और बहुत ही शानदार सवाल था। इन्होंने वर्ल्ड के उस समय के इतिहास का और भारत के इतिहास को जोड़कर पूछा हुआ है इन्होंने। ये सबसे कठिनतम सवाल में से एक है जो 64वीं BPSC में पूछा था। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सवाल है। उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजाति प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। 19वीं सदी का मतलब क्या हो गया बंधुओं? तो 1801 से लेकर, या 1800 ईस्वी से लेकर, 1800 ईस्वी से लेकर कितना तो हो गया 1899 तक, जिसमें 1899 में कौन आता है? तो बिरसा आंदोलन, जो बिरसा मुंडा आप पढ़ते हैं वो 1899 में ही उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ तक आप आ जाएंगे। तो इस दौरान जितने भी जनजातीय संघर्ष हुआ है उन सभी को आपको लिखना पड़ेगा। 1899 के पश्चात आपको जनजातीय संघर्ष कम दिखते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ट्रेंड एनालिसिस पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें 1899 के पश्चात आपको जनजातीय संघर्ष कम दिखते हैं। मैं अभी टॉपिक पर भी ले जाऊँगा आपको, टॉपिक पूरा नोट डाउन करके मैं लाया हूँ, इसका PDF भी आपको मिलेगा। लेकिन पहले ज़रा समझिएगा, समझ ज़रूरी होता है मेंस के लिए गुरु।
मौर्य कला फिर से आ गया भाई, गांधी जी फिर से आ गए, फिर 1857 आ गया, और पाश्चात्य शिक्षा आ गया, फिर 1857 आ गया, फिर संथाल है, फिर चंपारण है, फिर पटना कलम है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की जन भागीदारी आ गया, फिर पाश्चात्य शिक्षा आ गया, फिर मौर्य कला, फिर गांधी जी आ गए, फिर बांग्ला साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर जी आ गए। आपको दिख रहा है कि GS1 में कितने कम टॉपिक है। फिर नेहरू जी आ जाएंगे, फिर 1857 आ गया, फिर संथाल है, फिर किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है, राष्ट्रवाद के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के क्या विचार थे वो पूछा गया है उनके बारे में, फिर नेहरू जी आ गए, फिर बाबू कुंवर सिंह जी आ गए 1857, फिर बिरसा आंदोलन आ गया। आपको ट्रेंड दिख गया होगा, ट्रेंड दिख गया है, बहुत अच्छे से दिख गया है। लेकिन ट्रेंड को तबाही में किसने बदला? तो 68 और 69 के पेपर ने। इसने पूरे ट्रेंड को थोड़ा सा परिवर्तित करने की कोशिश की है। क्या परिवर्तित करने की कोशिश की है, उसी का हम लोग जरा रूपरेखा इसमें तय करते हैं, समझते हैं कि क्या परिवर्तित करने की कोशिश की है। आपको पूरे पेपर में कहीं पर 1892 का एक्ट दिखा क्या? कहीं पर भी दिखा? उतना साल का मैंने कब से कब तक दिखाया है आपको। देखिए जरा, 44वीं BPSC, ये तो बहुत पहले हुआ होगा, आप लोग तो 9th-10th में होंगे या उससे भी पहले होंगे, तब हुआ होगा ये। तब से लेकर मैंने कहाँ तक का पेपर दिखाया? लास्ट आपको 66 का तक का दिखाया है। 67 में भी नहीं पूछा गया, 68 में पूछा गया, 69 में पूछा गया एक्ट वगैरह। एक्ट दिखा आपको, संथाल विद्रोह, चंपारण विद्रोह कॉमन, मौर्य कला कॉमन, प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, ये आपको कल्चर में भी कहीं नहीं दिखा है। कल्चर में घूम फिर के 4-5 टॉपिक ही दिख रहे थे। कौन कौन से टॉपिक दिख रहे थे? पटना कलम, पटना कलम के बाद मौर्य कला, पाल कला, यही आपको दिख रहे थे। यहाँ पर कौन सा दिख गया? पूर्वी भारत के गुफा चित्र दिख गए। ठीक है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा अध्यात्म का केंद्र, क्या इस प्रकार का कोई सवाल दिखा आपको? कहीं नहीं दिखा। केवल बिहार में पाश्चात्य एजुकेशन दिखा आपको, ये सवाल नहीं दिखा आपको। यानी कि 68-69 से ट्रेंड चेंज हुआ है। चंपारण नील आंदोलन, ये फिर से वही दिखा है जो पहले ही पूछा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण, ये भी पहले पूछा जा चुका है, फिर से पूछा गया है। फिर उसके बाद है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास की रूपरेखा तय करें। यानी कि GS1 का जो हिस्ट्री का और कल्चर का पोर्शन है, इसमें अगर 10 सवाल पूछे गए हैं तो 10 में से 6 से 7 सवाल जो हैं ये रिपीट किया गया है, इसका पुनरावृत्त किया गया है, रिपीट किया गया है, फिर से दोहराया गया है, उसको वही सवाल पूछा गया है। यानी कि 60% सवाल जो है वो रिपीट है और 40% के सवाल जो है वो न्यू सवाल होते हैं। यही ट्रेंड मुझे आपको बताना था। क्या अगली बार ऐसा होगा? हो सकता है अगली बार ये 30% हो जाए नई सवाल और 70% हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 60% सवाल नए हों और जो 40% सवाल हों ये रिपीटेड हों। हमें वर्स्ट के लिए भी तैयार होकर जाना पड़ेगा। और सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है कि भाई 90% सवाल नए हों और 10% सवाल ही रिपीटेड हों। ये सबसे वर्स्ट हो सकता है। 10% तो रिपीटेड होगा ही होगा, क्योंकि टॉपिक लिमिटेड है यहाँ पर गुरु। हमें सबसे वर्स्ट यही मान के जाना। हमें इसके लिए भी तैयारी करनी है और हमें इसके लिए भी तैयारी करना है जहाँ पर 70% क्या हो, रिपीटेड सवाल हो, और 30% बिल्कुल नए सवाल हो। कहीं पर भी आपने इस तरह का ट्रेंड एनालिसिस देखा हो तो मुझे बता दीजिएगा। अब ये कैसे संभव होगा? तो ये संभव होगा कि जितना भी सिलेबस में टॉपिक है उन सभी को कवर किया जाए, एक एक टॉपिक को कवर किया जाए, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाए। क्योंकि BPSC का PT का ट्रेंड जिस प्रकार का बदला है, क्या पता मेंस में भी उसी प्रकार का उठापटक करें, वो सरप्राइज़ के नाम पर कुछ भी पूछ लें। तो हमें हल्के के लिए भी तैयार होकर जाना है, जहाँ पर सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर से आ जाएंगे, और हमें कठिन के लिए भी तैयार होकर जाना है, जहाँ पर सारे के सारे सवाल नए पूछ लिए जाएंगे। बीच का तो अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें करना, ये सवाल मैंने किस बुक से है, ये सारा का सारा सवाल किस बुक में था एक जगह, तो मैं इसका PDF दे दूंगा, आप किताब मत लीजिएगा। ये दृष्टिया इसकी BPSC की बुक आती है मेंस के लिए, अंतिम संस्करण लीजिएगा, अंतिम 4th या 5th संस्करण होगा अगर आपको लेना हो। इसमें बिहार स्पेशल आपको मिल जाएगा। बिहार स्पेशल जो मेंस के अकॉर्डिंग होता है ना BPSC के लिए, वो आपको मिल जाएगा। अलग से बुक लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं है। अगर आपके पास में KBC नैनो मेंस की बुक होगी ना बिहार के लिए स्पेशल, तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपके पास कोई बुक ना हो BPSC मेंस के रिकॉर्डिंग, BPSC बिहार के लिए
बिहार स्पेशल के लिए, तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं, वरना मत कीजिए। मुझे दृष्टि वाले कोई पैसा भी नहीं देते, मैं उनकी किताब का खूब प्रचार भी करता रहता हूँ। चलिए देखिए, अब जरा टॉपिक को देखते हैं। सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अब जरा टॉपिक को देखते हैं। GS1 के पेपर में 3 सेक्शन होता है, ध्यान से जरा सुन लीजिएगा। 3 सेक्शन होता है। कौन कौन सा सेक्शन होता है? एक सेक्शन होता है सेक्शन 1, जिसमें क्या रहता है? सेक्शन 1 में रहेगा आपका कौन सा चीज़? सेक्शन 1 में रहता है मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर। सेक्शन 2 में रहता है क्या? इसमें रहता है IR और आपका करंट अफेयर मुख्य रूप से रहता है, जिसमें IR के भी कुछ सवाल रहते हैं। सेक्शन 3 रहता है पेपर में, जिसमें DI के सवाल होते हैं। DI के लिए क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। क्या कोई किताब परचेज करना है? नथिंग। क्या कोई कोचिंग लेना है? कुछ नहीं। बहुत आसान सेक्शन होता है, स्कोरिंग होता है। इसके लिए एक ही चीज़ आवश्यक होता है, वो होता है क्या? वो होता है कि PYQ को आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका कैलकुलेशन एरर कितना कम कर लिया है आपने। कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ होता है। तो ये 3 चीज़ों पर अगर आपने काबू कर लिया तो 70+ मार्क्स आपके श्योर हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, फुल स्कोर भी मिलता है, स्टेप मार्किंग भी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा कैलकुलेट किया और अगर आपका आंसर गलत हो गया तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे। स्टेप मार्किंग भी करती है BPSC, उसके मूड पर डिपेंड करता है, कभी कभी पूरा काट देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। पेपर की रूपरेखा दिमाग में छप गई है। कितने शब्दों में लिखना होता है शॉर्ट आंसर को? वहाँ पर स्पेस दिया हुआ रहेगा। यहाँ के A4 साइज के हिसाब से शॉर्ट आंसर के लिए 1.5 पेज और लॉन्ग के लिए 4 पेज दिया हुआ रहता है। उसमें भी दोनों तरफ से जगह रहता है भाई, दोनों तरफ से आपको नहीं लिखना होता है, बीच में केवल लिखना होता है। स्पेस रहता है। मेरे पास कई सारे बच्चों के कॉपी पड़े हुए हैं, जो मेंस के बाद कॉपी देती है ना BPSC, तो उस कॉपी को देखेंगे ना, ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि पेज कितना देते हैं। ठीक है, बहुत कम पेज रहता है, तो आपको कम शब्दों में अच्छे से आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आ जाते हैं, सिलेबस को देखते हैं। हिस्ट्री का आज हम लोग देखेंगे, करंट अफेयर का अलग से वीडियो बनाऊंगा, GS2 का भी अलग बनाऊंगा। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा डिफाइन किया है इन्होंने। डिफाइन का मतलब क्या है? जो टॉपिक इन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है ना, वही ये मैक्सिमम पूछते हैं। हाँ, कुछ विद इन द टॉपिक भी है, जैसे 1892 का एक्ट जो है, ये टॉपिक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ टॉपिक में लिखा हुआ है। वो है क्या? कि 1850 के बाद का भारतीय इतिहास और उसके साथ साथ बिहार के इतिहास से संबंधित तथ्यों को पूछा जाएगा। 1850 के बाद का बिहार का इतिहास और भारत के इतिहास के तथ्यों को आपको पूछा जाएगा। ये इसके सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये लिखा हुआ है। भारतीय संस्कृति, मॉडर्न हिस्ट्री 1850 के बाद, गांधी, नेहरू, टैगोर, डॉक्टर लोहिया और JP, ये 5 थिंकर आपको पढ़ना चाहिए। 90% चांस होता है कि इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा, गांधी, नेहरू, टैगोर में से। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डॉक्टर लोहिया को भी पढ़ लेंगे और JP को भी पढ़ लेंगे। 2-2 टॉपिक है, 2-2 पेज का टॉपिक है, हम उसको भी अध्ययन करके ही जाएंगे कि वर्स्ट अगर पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा, क्योंकि सिलेबस का भाग है, तो फिर आप वो उसको वहाँ पर कर सकेंगे। दोनों समाजवादी चिंतक हैं। गांधी जी आपके किसके हो गए? तो इनका मिक्स है, गांधीवादी अलग चिंतन ही है। नेहरू जी बिल्कुल ही मॉडर्न एजुकेशन और समाजवादी ही मान सकते हैं। टैगोर जो हैं, ये वैश्विक स्वरूप का चिंतक माने जाते हैं। इनका राष्ट्रवाद किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, इनका राष्ट्रवाद वैश्विक राष्ट्रवाद है। इस प्रकार का सवाल मैंने एक बार अपने आंसर राइटिंग में बच्चों से पूछा था। आंसर राइटिंग भी मैं करवाता हूँ, उसके लिए मैं अंत में बता दूंगा आपको ग्रुप के बारे में, कैसे जुड़ सकते हैं वो भी, क्योंकि बच्चे फिर बोलेंगे कोर्स बेच रहा है। क्यों ना बेचूं, बताइए मुझे। अच्छी चीज़ें अगर आपको 200-300 मिल रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए। और सिखाता हूँ भाई, मैं कोई क्लास लगाकर बेचने नहीं आता हूँ, सिखाता हूँ आपको। सीखते हैं बच्चे, पास करते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाए। विद्रोह, संथाल विद्रोह पढ़ना है, वहाबी पढ़ना है, मोपला पढ़ना है, मुंडा विद्रोह पढ़ना है, नील विद्रोह पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, पहला हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक में विद्रोह, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। इनमें से सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक्ट कौन कौन सा पढ़ना है? 1850 के बाद सबसे पहला एक्ट आता है 1858 का एक्ट, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के तत्पश्चात तुरंत बाद बनाया जाता है। 1858 का एक्ट
1861 का एक्ट पढ़ना है आपको, क्योंकि पिछली बार 68 बीपीएससी में ये पूछा गया है। 1892 का प्रावधान आपको पढ़ना है। ये मैंने कब बनाया था वीडियो, ये जो पेज पर लिखा हुआ है ना, ये 67 बीपीएससी के मेंस के पहले ये वीडियो का पेज है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये आपको 2022 में अपलोड दिखेगा या 23 में, 2022 में 67 के पहले। कब? 67 के पहले कब दिखेगा? 67 के पहले 1892 लिखा हुआ था ना, 1892 लिखा हुआ था ना, 1892 लिखा हुआ था ना, 1892 लिखा हुआ है, 1892 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक में। वीडियो भी अपलोड है GS1 का, जो मैंने उस समय बच्चों ने कमेंट में बोला था कि ये सब क्या बता रहे हो, ये सब कभी नहीं पूछता है, खुद कभी दिया नहीं है कि या कुछ भी बोलते रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 1892 एक्ट प्रावधान। 1909 का एक्ट और प्रभाव इसका क्या है? इसका प्रभाव भारत के विभाजन तक जाता है, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया था। 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, ये आपको एक्ट पढ़ना है। 1773, 1833, 1813, ये सब एक्ट आप इग्नोर कीजिएगा, कभी मत पढ़िएगा, ठीक है। पीटी के लिए पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है। 1858 का एक्ट, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये एक दिन का टॉपिक है। ये सारे, ये जितने मैंने एक्ट बताए हैं, एक दिन का। स्पेक्ट्रम खोला, कॉपी लिया, बैठ गए, क्योंकि शॉर्ट आंसर में पूछेगा। 1835 और 19 का एक्ट जो है ना, ये लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ सकता है। किसमें? लॉन्ग में पूछ सकता है, लॉन्ग फॉर्मेट में पूछ सकता है, वरना ये शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। धार्मिक सुधार आंदोलन 1850 के बाद कौन कौन से हुए हैं? आर्य समाजी आंदोलन हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन हुआ है। इन तीनों आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। धार्मिक आंदोलन जो हुआ है इसके बारे में अवश्य पढ़ के जाइएगा। क्यों पढ़ना है ये? क्योंकि 1850 के बाद हुआ है। बड़े बड़े आंदोलन मुख्य रूप से 3 ही हैं। 1850 के बाद का आंदोलन जो बड़े बड़े हैं वो यही हैं। मैं अपने बच्चों से लिखवाता हूँ आंसर राइटिंग के दौरान कि आप मुझे बताइए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि क्या हो गया, 1850 के बाद से 1900 ईस्वी तक के बीच में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों को लिखिए। तो उसमें वो लिख देते हैं किसको? तो ब्रह्म समाज को और प्रार्थना समाज को, जो बहुत पहले स्थापित हुआ था। तो इस तरह की चीज़ों को नहीं लिखना है। उत्तरार्ध का मतलब होता है कि 1850 के बाद का लिखना है आपको। ओके। स्वतंत्रता आंदोलन में पहला टॉपिक राष्ट्रवाद का कारण, विकास, प्रभाव, नरम दल, गरम दल। राष्ट्रवाद का विकास भारत में कैसे होता है? मैं जब बच्चों से कारण लिखवाता हूँ तो इस कारण में क्या आ जाता है? सामाजिक कारण आता है, आर्थिक राष्ट्रवाद का कारण आता है, राजनीतिक कारण आता है, वैश्विक कारण आता है, जिसमें मैजनी, गैरीवाल्डी, इटली के जो क्रांतिकारी हैं उनसे हम सीखते हैं। वैश्विक कारण भी इसमें आता है। उसके अलावा साहित्यिक कारण भी आता है। एक सवाल भी मैंने अलग से बच्चों से लिखवाया है कि साहित्यिक कारण क्या हो सकते भारत में राष्ट्रवाद के उदय की, जिसमें आनंद मठ से लेकर और आपको देशेर कथा तक का और स्वदेश गीतम तक का जो सुब्रमण्यम भारती जी का किताब है, उसके अलावा जो भी किताब गीता रहस्य है किनका, तो तिलक जी का, वो सारे आपको चर्चा करना पड़ता है। न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा करना पड़ता है। तो राष्ट्रवाद का कारण, प्रभाव और उसका विकास कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको डिटेल पढ़ना है। ऊपर मैंने सवाल आपको दिखाया है कि यहाँ से पूछा गया है। फिर आता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद जो है इसी का एक समकक्ष है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जो इसका अलग स्वरूप हो जाता है, जिसमें हिंसक चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसका परिणाम क्या है? संस्था कौन कौन से हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई? जैसे अभिनव भारत संस्था है, शुरुआत के जो हैं चापेकर बंधु की बात हम लोग सुनते हैं, खुदीराम बोस की बात सुनते हैं, ये गदर आंदोलन की हम लोग बात सुनते हैं, लाला हरदयाल जी का सुनते हैं। फिर दिल्ली बम कांड होता है, 1907 का मुजफ्फरपुर कांड है, अलीपुर बम षड्यंत्र जिसको कहा जाता है। तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रथम चरण है। फिर द्वितीय चरण होता है, जैसे भगत सिंह जी आते हैं और बहुत सारे क्रांतिकारी बिस्मिल आते हैं। ये सब जो HSRA होता है, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आपको ये पढ़ना है। कांग्रेस की स्थापना से सवाल बहुत बार पूछा गया है। कांग्रेस की स्थापना में क्या क्या पूछा जाता है आपसे? 2 भाग में करके पूछा जाता है। एक उदारवादी कांग्रेस और एक कौन सा हो गया, एक दूसरी जो कांग्रेस जिसमें गरम दल शामिल हो जाता है, वो वाला जो कांग्रेस है, उन दोनों के बारे में पूछा है। तो उदारवाद के कार्य मैं बच्चों से बहुत बार लिखवाता, कार्य क्या है, उपलब्धि क्या है, आलोचना क्या है। उसी प्रकार से गरम दल के कार्य क्या है, उपलब्धि क्या है, आलोचना क्या है। ये 2 भागों में पढ़ना पड़ता है। फिर जब गांधी जी का एंट्री हो जाता है, उसके बाद से गांधीवादी आंदोलन ही आपसे पूछा जाता है। 4 गवर्नर जनरल आपको पढ़ने हैं। डलहौजी, क्योंकि 1848 में ये भारत आता है और 1856 तक यही रहता है भारत में, तो डलहौजी पढ़ना है। लिट्टन पढ़ना है।
है लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, जैसे हथियार रखना मना किया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, और उस समय भारत में सूखा अकाल पड़ा हुआ था, दिल्ली दरबार आयोजित कर रहा था। तो ये सब इसकी प्रतिक्रियावादी नीति है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद के लिए लोग प्रेरित होते हैं। फिर रिपन के बारे में 2 दिन पहले ही मैंने सवाल करवाया। रिपन जो है वो लिटन के कार्यों को उलट देता है और इसको अच्छा माना जाता है, हालांकि इसकी भी हमें आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। कर्जन की नीति के बारे में तो सवाल ही पूछा जाता है कि कर्जन की नीति का भारत के राष्ट्रवाद के उदय में क्या योगदान है। ये आपको 4 गवर्नर जनरल आपको पढ़ने हैं। आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन और होम रूल लीग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत असहयोग, समन्वय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, किसान आंदोलन, इसमें सहजानंद सरस्वती जी को आपको अलग से पढ़ना है, सहजानंद सरस्वती जी को अलग से पढ़ना है। स्वराजी आंदोलन, बिहार में एजुकेशन का विकास, पाश्चात्य एजुकेशन का विकास, पाश्चात्य एजुकेशन का विकास और प्राचीन एजुकेशन का विकास। क्यों? क्योंकि 69 में प्राचीन बिहार में कौन कौन से एजुकेशन थे वो पूछा गया है। सांप्रदायिक पंचाट जो है उसके बारे में पूछा जाता है, और आंदोलन के बारे में क्या पढ़ना है आप, ये जितने भी आंदोलन हैं इनका कारण क्या था, प्रभाव क्या रहा, बिहार के विशेष संदर्भ में कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन किस प्रकार से हुआ, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन किस प्रकार से हुआ, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, बिहार में चंपारण आंदोलन तो हुआ ही है, खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में कौन कौन थे, मजरूल हक जी थे या कौन थे, समन्वय आंदोलन हुआ तो श्री कृष्ण जी क्या कर रहे थे, अनुग्रह नारायण बाबू थे या और भी बहुत सारे लोग, समाजवादी धारा क्या कर रहा था, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ये बीपीएससी का वो टॉपिक हो गया जो मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। गारंटी मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि गारंटी वाला स्कीम मैंने कभी चलाया ही नहीं। इसकी गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री में। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है वीडियो में उसके बाहर। 10 टॉपिक ये हो गए। भारतीय संस्कृति पर आ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में यहाँ पर दिख रहा है आपको गुहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा GS1 सिलेबस डिकोडिंग, तो ये PDF आपको मिलेगा, ये वाला। वो PDF कब अपलोड है वो देखिएगा। और गुहा आर्ट मैंने लिखा हुआ है ना, गुहा मैंने लिखा हुआ है ना वहाँ पर। और ये ज़रा सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्राचीन काल में पूरी भारत की गुफा चित्र लिखा हुआ है। ये तब होता है जब दिन भर आप एक ही काम करते हैं कि क्या पूछा है, क्या ट्रेंड है इसका। मूर्तिकला का विकास, जिसमें हड़प्पा संस्कृति में मूर्तिकला, मैं देखिए मैं हमेशा सेफ साइड के लिए आपको बोल रहा हूँ। वर्स्ट सिचुएशन भारतीय कला संस्कृति लिखा हुआ है टॉपिक सिलेबस में, तो हम उसका कोई आयाम नहीं छोड़ेंगे जहाँ सवाल पूछ सकता है। प्राचीन भारतीय कला भी खास तौर से हड़प्पा मूर्ति का विकास है, जैसे मातृ देवी की मूर्ति और पशुपति की मूर्ति है, उसके बारे में 2-3 लाइन में ही पढ़ लेना है, बस बात खत्म, छोड़ना नहीं है। वैसे भी पढ़ते हैं पीटी के लिए। गंधार, मथुरा, अमरावती आर्ट पढ़ना है आपको मूर्ति का। मौर्य और गुप्त काल के दौरान जो मूर्तियाँ बने हैं उसके बारे में पढ़ना है। क्यों? गुहा चित्र पूछा गया है, गुहा चित्र पूछा गया है। 68 में भी अलग क्वेश्चन पूछा गया है, 69 में भी पूछा गया है। वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार होकर जाना है ताकि मेंस खराब नहीं जाए। पीटी जैसे तैसे पास होने के बाद मेंस खराब नहीं जाना चाहिए। और ये कोई ज़्यादा दिन का टॉपिक नहीं है। इंडियन कल्चर जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो 1 वीक का टॉपिक है। स्थापत्य कला का विकास, धार्मिक रूप से मंदिर विकास हो गया, जिसमें आपको नागर, बेसर और द्रविड़ मंदिर शैली पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि पूछा गया उत्तर भारतीय मंदिर शैली के बारे में बीपीएससी पीटी में 68 मेंस में 68 मेंस में। गुहा, चैत्य और बिहार का विकास जो होता है भारत, उसके बारे में पढ़ना है। पाल कला के बारे में पढ़ना है। भवन निर्माण और पढ़ना है आपको, जिसमें भवन निर्माण का अलग अलग शैलियाँ जो हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। खासतौर से प्राचीन भारत पढ़ना है। कुछ आप मध्यकाल के भी पढ़ सकते हैं जो बिहार में प्रचलित है, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो मध्यकाल का है, उसको छोड़कर मत जाइएगा। चित्रकला में भीमबेटका, मुगल चित्रकार और पटना कलम है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग करंट में रहता है, करंट में पूछ लेगा, क्या पता हिस्ट्री में नहीं पूछेगा तो। और मंजूसा आर्ट है, बिहार का है ये, मंजूसा आर्ट है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। ये चित्रकला हो गया। यहाँ पर स्थापत्य कला मैंने बताया, जैसे मंदिर निर्माण शैली है। गुहा स्थापत्य है। चैत्य बिहार, जो बिहार बने हैं ये अलग अलग देश में जहाँ भी बने हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सोर्स में बताऊँगा, किताब भी बताऊँगा। पाल कला हो गया, मौर्य कला हो गया, पटना कलम हो गया और गुप्त कला एक बोनस के रूप में आप पढ़ सकते हैं। यही आपका कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस था। बुक कौन सा लें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और कल्चर के लिए,
इस बुक में बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री और वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री जितने टॉपिक मैंने बताए हैं वो सब आपको मिल जाएगा। इसमें बिहार स्पेशल के अलावा देश का भी इतिहास दिया हुआ है, इसमें आपको मिल जाए। कॉम्पैक्ट फॉर्म की बुक है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास में केबीसी नैनो भी होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू वाला, तो उससे भी आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो सकता है। पैसा कम खर्च करें, अगर आपको पैसा वैसे भी कम ही खर्च करना चाहिए बुकों पर, इस तरह के बुकों पर, क्योंकि चेंज हो जाता है ये। तो बिहार स्पेशल के लिए अगर आप ले रहे हैं, केबीसी नैनो भी अगर आपके पास में है मेंस वाला तो वो भी चल जाएगा। नहीं है कोई बुक तो आप इसको ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होगा। कृपया बुक के लिए मुझे मैसेज ना करें, मैं ऑलरेडी मैसेज रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। 1200 मैसेज पड़े हुए हैं, मैं एक एक करके कर रहा हूँ रिप्लाई। बुक के लिए कृपया ना करें, मैं स्पष्ट रूप से दिखा भी रहा हूँ। इसका तृतीय संस्करण, चतुर्थ भी होगा, पंचम भी होगा, जो भी होगा यही लिखा होगा उस पर। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की एनसीईआरटी पहले मैं सजेस्ट करता था, लेकिन 11th की एनसीईआरटी में कई सारी चीज़ें नहीं मिलती है, उसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है कला और संस्कृति का दृष्टि है इसका, इसमें आपको स्थापत्य, पेंटिंग, मंदिर आर्ट, ये सारा कुछ मिल जाता है। कई सारे लोग नितिन संघानिया की बात करते हैं। नितिन संघानिया बहुत अच्छी बुक है, लेकिन प्रीलियम के लिए बुक है। वो किसके लिए है? पीटी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें फैक्ट मेंस के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है। आपको 38 नंबर के लिए 4 पेज लिखना है, वो आपको नितिन संघानिया में नहीं मिल पाता है, उसमें आपको कम चीज़ें मिलती है। प्रीलियम के अकॉर्डिंग शानदार बुक है वो। ये बुक भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होगा अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, सभी जगहों पर। मुझे ये लोग पैसा भी नहीं देते हैं, प्रचार भी इनका मैं कर देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और कौन सी बुक होती है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम जो बुक होती है, स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर जी की जो बुक है वो शानदार बुक है, पीटी मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। मेरी सबसे फेवरेट बुक मॉडर्न हिस्ट्री की कौन सी है, अगर मुझसे पूछेंगे तो जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तभी तो पढ़ाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मुझे बीएल ग्रोवर की बुक सबसे शानदार लगती है, क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड है, उन्होंने लिखा ही है उस बुक को। जैसे राजीव अहिर जी जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखा, क्योंकि बीएल ग्रोवर जी जो है ना ये इतिहासकार हैं, राजीव अहिर जी कोई इतिहासकार नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है इनकी बुक। हालांकि इनकी बुक की कुछ खामियां भी हैं, उसमें विश्लेषण बहुत ज़्यादा दिया हुआ है कई सारे। जैसे एक्ट वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो एक्ट पढ़ने के लिए सबसे शानदार बुक बीएल ग्रोवर का है। गांधीवादी आंदोलन भी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, अगर आपको केवल मेंस के लिए चाहिए और एग्ज़ाम पास करना है केवल, तो सबसे बेस्ट बुक है। इतिहास में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बीएल ग्रोवर प्रेफर कर सकते हैं, नहीं तो स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ है, उससे आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बता दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, सिलेबस बता दिया, बुक लिस्ट बता दिया। अब क्या करना है, अब सारा कुछ मैंने बना दिया, अब स्पून फीडिंग तो नहीं करूँगा ना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना। पढ़िए और आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा, सबसे अंत में आ गए हम लोग। जीएस का एक ग्रुप शुरू हो रहा है 20 तारीख से। बहुत सारे बच्चे यूपी दे रहे हैं, तो 22 के बाद वो जुड़ेंगे, जैसा उन्होंने मैसेज किया है। एक एनसीईआरटी का ग्रुप शुरू हो रहा है, जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता उनके लिए है, जिन्होंने आज तक आंसर राइटिंग नहीं किया, वो भी 20 से ही शुरू हो रहा है, जिसमें 6 से 12 तक के एनसीईआरटी का आंसर राइटिंग करेंगे। बिल्कुल बेसिक सवाल होंगे, पर्यावरण क्या है, वायुमंडल क्या है, इस प्रकार के सवाल जो शुरुआत करना चाहते हैं, आज तक नहीं किया, उनके लिए ये चीज़ होगा। ये जीएस का होगा, इसमें जीएस 1 से शुरू होगा। टॉपिक मैं पहले ही दे दूंगा, आज ही टॉपिक दे दूंगा मैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग चलेगा। एक तीसरा है जो केवल ऐसे के लिए है, इन दोनों में भी ऐसे राइटिंग होगा। सैटरडे को ऐसे होता है, इसमें भी सैटरडे को ऐसे होता है। डेली 1 से 2 सवाल आपको मिलेगा, उसको आपको लिखकर वहाँ पर भेजना होता है। इवैल्यूएशन होगा, मॉडल आंसर मिल जाएगा आपको, और पर्सनल गाइडेंस भी मिल ही जाता है। उसमें कभी कभार देरी हो जाता है, लेकिन मिल जाता है आपको, कोई भी दिक्कत होगी तो। बस आपको रेगुलर रहना पड़ता है, समझिए इस चीज़ को। बीपीएससी का एग्ज़ाम अब टीचर पर ही डिपेंड नहीं रहा, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। टॉपिक मैं दूंगा आपको, पढ़ेंगे आप, लिखेंगे आप, मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा और आपको सही रास्ता दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। ऐसे का ग्रुप है, इसमें वीक में 3 दिन ऐसे होगा, इसमें भी जुड़ सकते हैं आप, केवल ऐसे के लिए ही होगा ये, ठीक है। 3 दिन ऐसे लिखेंगे वो भी हो जाएगा। इस सब ग्रुप में भी ऐसे है, सैटरडे को एक ऐसे मिलता है सभी ग्रुपों में, तो ऐसे आप राइटिंग कर सकते हैं। ये तीनों ग्रुप है, तीनों का प्राइस वगैरह जो भी आपको जानना हो, प्राइस कम ही कर दिया है मैंने, प्राइस तो बहुत ही कम कर दिया। आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन करके मुझे बोलेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। और एक चीज़ है कि इसके संबंध में जो भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक रहता है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक रहता है, और उसके अलावा कमेंट में भी मैं टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ,
वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, पिछले साल जुड़े हुए थे, पीटी से पहले उन्होंने छोड़ा, पीटी के बाद धराधर जुड़ रहे हैं वो, इसीलिए क्योंकि ट्रस्ट क्रिएट किया है हमने, ठीक है। उससे ज़्यादा कॉस्टली दुनिया में कुछ नहीं होता। धन्यवाद आप सभी का, पढ़िए अच्छे से मन लगाकर।